हाँ, तो आज अपन आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 10th के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक है अपन इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करना चाहेंगे। बस आपको प्रॉमिस एक ही करना है कि जैसा जिस हिसाब से अपनी मैथ्स चल रही है, मैथ्स के अंदर अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया शानदार तरीके से, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया विथ एग्जाम्पल, उदाहरण एग्जाम्पल सहित, बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। वैसे चैप्टर 3 इधर स्टार्ट कर देंगे और इधर साइंस ये SST चलती रहेगी, थोड़ी देर में साइंस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस आपको सबके सेपरेट रजिस्टर बनाने हैं, बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए रजिस्टर। आपके स्कूल रजिस्टर अलग होने चाहिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ। एक्स्ट्रा इन द सेंस की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब अपन लेने वाले हैं। पहले अपन पूरे चैप्टर को जानेंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। उसके बाद में अपन जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपका जो MCQs है, वन लाइनर हैं, फिल द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लाइव टेस्ट लूँगा। तो बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडी होने वाली है। आपको प्रॉपर रजिस्टर आपको सेपरेट बनाने हैं, बिल्कुल अलग रजिस्टर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप समझते हैं कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता क्या है। रिसोर्स यानी कि जो संसाधन, जो हमारी इंसान की, ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं। और उन रिसोर्सेज की मदद से अपन उस देश का, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितनी बातें हैं। लेकिन ये है कि रिसोर्सेज या डेवलपमेंट हमें ऐसा करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, यानी कि डेवलपमेंट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि हमारी जो कंट्री है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका कभी किसी का नुकसान ना हो, हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। वो सब आगे पढ़ने वाले अपन चैप्टर में। लेकिन अब सबसे पहले अपन एक बात जानना चाहेंगे कि सबसे पहली बात डेफिनेशन की डेफिनेशन जानना चाहेंगे, और फिर बनाऊंगा मैं एक ऐसा शानदार चार्ट। उस चार्ट को मेरे साथ के साथ आपको याद करना है। पहले 1 मिनट के लिए रिसोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाई और बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है? ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स, सारे वो एलिमेंट जो हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, वो जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। सीधी सी बात है, रिसोर्सेज मिलते कहाँ से? अपने पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। दैट सेटिस्फाई और बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करते हैं, वही आर कॉल्ड रिसोर्सेज, वो कहलाते हैं। ठीक है, वेरी इजी। ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट दैट सेटिस्फाई और बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एज इट इज आपको ऐसी की ऐसी डेफिनेशन ही उतारनी है। अब मैं आपको जो बनवाने जा रहा हूँ चार्ट, उस चार्ट को अगर एक बार अच्छे से याद कर लेते हो, दिमाग में फिट कर लेते हो, तो ये मान के चलिए कि पूरे चैप्टर का एक बार बेसिक हूबहू आपका दिमाग में फिट हो गया। क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार चार्ट को जानना चाहेंगे कि रिसोर्सेज के जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन जो हैं, वो आपके कोर्स में 4 टाइप है। क्या कहा मैंने? रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, और रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन आपके 4 बेस पर डिपेंड है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अपने कह सकते हैं कि ये जो अपना ओनरशिप होता है वो, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 आपके जो हैं रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन आपके हैं 4 बेसिस पर। लेकिन इन चारों बेसिस को एज इट इज दिमाग में पहले फिट करो, ताकि पूरा दिमाग के अंदर पूरी इमेज बने। समझ पा रहे हो? और फिर अपन एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसके ही 2 टाइप है। और सबसे पहला कौन सा बेसिस लिया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके 2 टाइप है। फिर लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, उसके बाद लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की 4 है। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले चार्ट ही बनाना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें 2 हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या कहा मैंने? बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, ये 2 हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर। ठीक है। ऐसे सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। हालांकि एक की डेफिनेशन बताऊंगा, एक का पोस्टमार्टम करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे। चिंता न करें, एक बार इस चार्ट को जानना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, इसमें आपके हो जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये 2 इसके हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है मालिक बनना, कि मालिक के बेस पे कितने तरह के मालिक होते हैं। ठीक है, मालिक जानते हो, ओनरशिप खुद का मालिक। तो उसमें एक तो होता है इंडिविजुअल, एक तो क्या होगा? इंडिविजुअल। सेकंड कम्युनिटी ऑन बेस्ड रिसोर्सेज, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो खुद का पर्सनल हो।
एक होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, मतलब जो पूरा समाज या कम्युनिटी मिलके बनाती है वो कम्युनिटी ऑन कहलाता है। एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, ये जो जैसा हमारा पूरा एक देश है, कंट्री, पूरे देश के लिए जो लागू होता हो, पूरे देश में के लिए जो रिसोर्स बनाए जाते हों, रिसोर्स होते हों, वो नेशनल होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो पूरे देशों के साथ में संसार से भी रिलेशन हो, इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए। तो ध्यान समझो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें इंडिविजुअल है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। 4 रिसोर्सेज है, लेकिन बेसिस किसका है? ओनरशिप का है। चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या हो जाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। याद है कि हो जाएगा ना? अभी हालांकि एक एक लेंगे अपन। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। क्या होते हैं स्टॉक, क्या होते हैं रिजर्व्स, क्या होते हैं पोटेंशियल और क्या होते हैं डेवलप्ड, सब लेंगे। लेकिन एक बार ये इमेज बनना बहुत ज़रूरी था, जो अपन एक बार फिर से देखना चाहेंगे। क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस, ऑन देयर बेसिस, उसके ऊपर सबसे पहले अपने लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें बायोटिक और एबायोटिक 2 इसके हो जाएंगे ओरिजिन के, और एग्जॉस्टेबिलिटी के हो जाएंगे 2, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, फिर हो जाएंगे आपके ओनरशिप के 4, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ऑन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर अपने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का, उसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। ठीक है, अब बस एक एक का पोस्टमार्टम करने की बारी है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे या क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक ही बात है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन रिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बेस पर जो रिजर्व्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब ये तो आप जानते ही हो कि ओरिजिन के बेस पर जो हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, बायोटिक और एबायोटिक, दोनों का पोस्टमार्टम कर दो विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर 1 बायोटिक रिजर्व्स। बायोटिक रिजर्व्स में क्या आएंगे कि ऑल दोज रिजर्व्स, बायोटिक रिसोर्सेज, नाम आएगा रिजर्व का, बायोटिक रिसोर्सेज। तो पहला बायोटिक ले रहे हैं अपन, तो इसमें हो जाएंगे ऑल दो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब कि वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं तथा उनमें लाइफ होती है। ठीक है, इस बायोस्फीयर से, इस जैव मंडल से, ये पूरा जो संसार है जैव मंडल, इस जैव मंडल से, बायोस्फीयर से हमें जो मिलते हैं तथा उसमें लाइफ यानी जीवन होता है, वो क्या कहलाता है? वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाता है। लाइक फॉरेस्ट है, लाइफ स्टॉक है, दोनों के दोनों याद रह जाएंगे ना, फॉरेस्ट एंड लाइफ स्टॉक इसके आपके हो जाएंगे बायोटिक रिसोर्सेज के बेस्ट एग्जाम्पल। ध्यान ये रखना है, हर रिसोर्सेज की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, वरना मार्क्स कटेंगे। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक में क्या आ जाएगा? ऑल दो रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिनमें लाइफ नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक। एबायोटिक ये ओ है, ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, इसको अलग से आप नोट करके भी लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना है। पहले डेफिनेशन आपने समझ में आ गई कि नॉन लिविंग थिंग्स जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, ये बिल्कुल जो मैंने व्हाइट कलर कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैन बी रिन्यूएबल एंड एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि ये रिन्यूएबल भी होते हैं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों होता है? बायोटिक, एबायोटिक, ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एबायोटिक रिसोर्सेज। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है कि एबायोटिक रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका आप लेंगे अपने एग्जाम्पल, क्योंकि एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल भी आते हैं तो नॉन दोनों आते हैं, तो एग्जाम्पल भी हमें दोनों के लेने पड़ेंगे। लैंड एंड वाटर आर रिन्यूएबल। भाई लैंड और वाटर रिन्यूएबल है, अभी बताऊंगा रिन्यूएबल क्या होते हैं, हालांकि रिन्यूएबल एग्जाम्पल आगे लेंगे अपन, क्या रिन्यूएबल होते हैं, क्या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अभी आगे डेफिनेशन आने वाली है, चिंता न करें। तो लैंड और वाटर को अपने रिन्यूएबल एग्जाम्पल दे दिया, वहीं पर अपने आयरन एंड बॉक्साइट को दे दिया नॉन रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज। समझ में आ गई ना? मतलब लैंड और वाटर तो जाएंगे रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड एंड वाटर हो जाएंगे रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज,
और आयरन एंड बॉक्साइड हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज। बस शानदार, विथ डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट हो गई। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस के ऊपर मैंने कहा था ना, अभी आगे बता दूंगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वापस ले लिए मैंने। आओ इधर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं ये, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये किसके बेसिस पर है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर है। आओ देखें, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक प्राकृतिक है, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं। तो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ध्यान से समझना, रिन्यूएबल का मतलब होता है किसी रिसोर्स को बार बार यूज करना, यानी कि दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन और कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम वापस से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, मशीनरी के द्वारा। इस मशीनरी प्रोसेस के द्वारा हम इन रिसोर्सेज को फिर से यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी इसका बेस्ट एग्जांपल है, एयर है, वाटर है, 3 या कोई 2 लिख देना, सोलर एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, जो कि मैंने अपने देखो यहाँ लिखा था ना कि लैंड एंड वाटर आर रिन्यूएबल, तो इसीलिए लिखा था कि लैंड और वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। यहाँ पर आप लैंड भी लिख सकते हो, इसका एग्जांपल लैंड भी होता है। फिर बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस एट ऑल। यानी कि ये तो था कि अपन इसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस फिजिकली हो, चाहे मैकेनिकली हो, चाहे वो आप केमिकल हो। लेकिन यहाँ पर इसको कैन नॉट बी रिन्यूड, इसको रिन्यू नहीं कर सकते, और रिप्रोड्यूस्ड एट ऑल, और या फिर कह सकते हो और विद इन ए रिस्पॉन्सिबल टाइम। हाँ ठीक है, आने वाले टाइम में, बहुत लंबे टाइम में कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम है, विद इन ए रीजनेबल टाइम, विद इन ए रीजनेबल टाइम। ध्यान से समझो कि दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, नहीं कर सकते, और या फिर कह सकते हो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एट ऑल, या फिर कह सकते हो विद इन ए रीजनेबल टाइम, उसके अंदर इसको वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि ऑयल है, एक बार यूज हो गया तो खत्म है, ऑयल है, गैस है, कोल है, ये वो चीज़ें हैं जो एक बार अगर यूज हो जाती हैं तो उसको आप फिर से यूज नहीं कर सकते। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कौन सा बेस पर चल रहे हैं अपन, एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक। उस पर कितने तरह के मालिक होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, खुद मालिक, खुद प्राइवेट ओनर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मैंने कहा था 4 अपने पढ़े थे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, 4 पढ़े थे ना, बिल्कुल सही है। नंबर 1 उठाएंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो किसके द्वारा, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट होते हैं, मतलब कि प्राइवेट समझते हैं ना, तो जैसे प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, खुद का घर है, खुद की कार है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये सब खुद के द्वारा, जो इंडिविजुअल के द्वारा ही जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और खुद उसका मालिक होता है, खुद उसकी निगरानी करता है, वो सब आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, कार्स है, होम्स है, प्लॉट है, भाई खुद की गाड़ी, कार है, इंडिविजुअल है, घर है, अपना घर है, होम अपना है, प्लॉट कहीं पर अगर हम ले रखे हैं सिटी में कहीं पर तो वो आपका है। तो समझ में आया कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं कार से, होम से, प्लॉट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कौन से हो जाएंगे कि द रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community are known as community resources। यानी कि वो रिसोर्सेज जो accessible होते हैं टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे समाज के लिए, ठीक है, आर नोन एज कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। समझ में आ रही है ना, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज पूरा भी लिख सकते हो, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा होगा सिटी में पब्लिक पार्क्स होते हैं, ठीक है, हर शहर में पार्क्स होते हैं, वहाँ पर हर कोई जा सकता है। कम्युनिटी ऑन का मतलब होता है ऐसे ही जगह जहाँ पर पूरी कम्युनिटी, हर कोई लोग जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है,
जबकि ये तो खुद का इंडिविजुअल है, वो अगर परमिशन दे तो ही जा पाओगे, वरना नहीं। लेकिन ये पब्लिक पार्क्स है, पब्लिक पार्क के अंदर कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। दूसरा विलेज ग्राउंड होते हैं, गाँव के अंदर भी देखा होगा आपने, बता दूँ कि गाँव के अंदर आप अगर थोड़ी बहुत गाँव से लिंक रखते हो या गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको आराम से समझ में आएगा कि किसान लोग जो होते हैं या फिर एक गाँव जो होता है वो लगभग किसी अपने देवताओं के नाम पे या किसी और के नाम पे एक खाली जगह छोड़ के रखते हैं, जिसको अपन नाडी बोल सकते हैं, ठीक है, नाडी बोल सकते हैं या परती ज़मीन बोल सकते हैं या फिर ओरण बोल सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज उसका बोला जाता है। वो एक ऐसी जगह होती है, विलेज ग्राउंड होता है वो, मतलब विलेज ग्राउंड ले लिया मैंने, गाँव का ग्राउंड कोई भी ले सकता हूँ मैं, कोई ज़रूर नहीं है। वो जो विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, गाँव के अंदर वहाँ पशु चराए जाते हैं, विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड, आप इसको विलेज ग्राउंड बोल सकते हो या विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड बोल सकते हो। ग्रेजिंग का मतलब है वहाँ पर गाय भैंस चरती है, पूरे गांव की इकट्ठी ज़मीन, वहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे को काटना इलीगल माना जाता है, नहीं काटा जा सकता, प्लस उसका कोई मालिक भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर जो ये नरेगा वगैरह चलते हैं, मनरेगा की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो 125 दिन का रोजगार मिलता है लोगों को, उसमें खुदाई भी करते हैं, तो खुदाई से पौंड या तालाब सा बन जाता है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को पशु उसमें मतलब पीने में यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी यूज़ होता है एक्टिविटी होती है वहाँ पर वो काम भी होता है। वो भी एक एग्जाम्पल कम्युनिटी का, ये पूरा कम्युनिटी में पूरा गांव मिलके एक ऐसी जगह खाली कर दी जहाँ पर सभी के पशु चरेंगे, ठीक है, बाकी अपनी खेती में लोग खेती कर लेंगे। अब थोड़ा डिफरेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन बस आर नॉन एज नेशनल रिसोर्सेज। लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान समझना है इसको। हालांकि 1 मार्क्स की डेफिनेशन तो तैयार होगी कि द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन, यानी कि वे रिसोर्सेज जो हमारे नेशन से, हमारे राष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, बात ठीक है। लेकिन हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आता क्या क्या है, जैसे कि रेलवे है, रेलवे जो है पूरी की पूरी रेलवे, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, ये सब के सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। दूसरी बात, एक सिस्टम ये भी ध्यान रखना, जैसे हमारा देश है, कंट्री इंडिया है, और इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, जो हमारी सीमा है, जैसे पाकिस्तान से लगती हुई, इधर चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से, जितने भी देश हैं, नीचे श्रीलंका से, सबसे जो बाउंड्री हमारी लगती है वो फिक्स बाउंड्री से पहले जहाँ जहाँ पर बाउंड्री खींची है वो पूरी की पूरी बाउंड्री हमारा नेशनल रिसोर्सेज है। मतलब उस बाउंड्री में, बाउंड्री के अंडर, बाउंड्री के अंतर्गत आने वाला टोटल एरिया, ध्यान से समझो, वो जो बाउंड्री पॉलिटिकल बाउंड्री खींची गई है हमारे नेबर कंट्री के साथ में, वो बाउंड्री के अंदर आने वाला टोटल एरिया हमारा, उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमारा नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। इवन पानी के अंदर भी, जैसे नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका और नीचे इलाके के अंदर 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 NM, और 12 NM का मतलब लगभग 22.2 किलोमीटर के समथिंग की वैल्यू है। 12 नॉटिकल माइल के लगभग कितने वैल्यू है, 22.2 किलोमीटर के समथिंग की वैल्यू है। कभी पर किलोमीटर निकालना भी सिखा दूंगा, वैसे इतना डीप जाना नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा हक है। तो ये सब बातें भी हैं कि हमारे समुद्र, सी जो ओशियन जो होता है, ओशियन में भी हम लोग जो है हमारा अधिकार है, वहाँ पर भी हमारे नेशनल बाउंड्री खींची हुई है 12 नॉटिकल माइल तक। हालांकि 200 नॉटिकल माइल पड़ेंगे, बट इंटरनेशनल है वो। 200 इंटरनेशनल का मतलब है कि 200 नॉटिकल माइल ओपन ओशन रहेगा, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर किसी का अर्जेंट कोई अगर एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। इंटरनेशनल मतलब जैसे UNO है, जो पूरे संसार की निगरानी करता है, कोई भी इशू होता है तो UNO सोल्व करता है, समझ पा रहे हो ना। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको 200 नॉटिकल माइल के अंदर कुछ एक्टिविटी करनी है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो उनको ठीक लगा तो परमिशन देते हैं, तो बात अलग है, वरना नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी लेंगे, देखो थोड़ा अपन नेशनल रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहेंगे कि ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बात कही, यानी कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री जिसके अंदर मिनरल्स आओ, चाहे वाटर रिसोर्सेज आओ, चाहे फॉरेस्ट आओ, वाइल्ड लाइफ और लैंड, सब कुछ आओ, लेकिन वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर आनी चाहिए, वो सभी के सभी। एंड ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, एंड ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तो ओशियन एरिया भी हमारा है फ्रॉम द कोस्ट। फ्रॉम द कोस्ट का मतलब जमीनी सीमा से, जो जमीन लगती, लैंड जो लगती है, लैंड से 22.2 किलोमीटर, इतना जो एरिया हो जाता है वो हमारे नेशनल जो है रिसोर्सेज के अंदर आता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपके नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कि वो रिसोर्सेज चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे लैंड हो, जो भी हो, पॉलिटिकल बाउंड्री के जो अंदर आते हैं,
प्लस ओशियन बाउंड्री भी जो 22.2 किलोमीटर है, वहाँ तक हमारा जो है वो है पूरा का पूरा नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है, उसमें हमारा हक है। ठीक, डन, शाबाश। आ जाओ नंबर 4 पे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। These resources are owned and regulated by international institutions, यानी कि वह रिसोर्सेज जिसको चलाया जाता है, जिसको रेगुलेट किया जाता है, वो किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इंटरनेशनल जैसे यूएन है, इनके द्वारा ही किया जाता है, ये निगरानी करता है, इंटरनेशनल होता है। ये जैसी परमिशन देंगे तभी होगा, हो गया, ठीक है। देखो द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 12, मैंने कहा भी था ना अभी आपको, 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे बोला जाता है। जैसे 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, लगभग 22.2 किलोमीटर, ये पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। वैसे जो 200 नॉटिकल माइल है, ये भी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है। मतलब यहाँ पर कुछ आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिलोंग टू द ओपन ओशियन, लेकिन यहाँ पर ये ओपन ओशियन होगा, बिल्कुल खुला आसमान है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस या कंसर्न विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पर बिना परमिशन के इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती, जब तक कि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कंसर्न नहीं कर लेती, उससे बातचीत नहीं कर लेती, तब तक वो कुछ भी वहाँ पर नहीं करेगी, बिकॉज ये ओपन ओशियन है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल में तो आपको याद रखना है 200 नॉटिकल माइल, और नेशनल में आपको याद रखना है 12 नॉटिकल माइल। ज़बरदस्त था, चारों का चारों पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें नंबर 1 है पोटेंशियल, और दूसरा है डेवलप्ड, और तीसरा है आपको पता है स्टॉक है, और चौथा रिसोर्स, ठीक है। एक एक लेते हैं जी। पोटेंशियल क्या कहता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, यानी कि पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये हमारे रीजन में पाया जाता है, हमारे देश मिलता है, लेकिन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड पोटेंशियल, लेकिन इसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। हमारे देश में मौजूद है, ये हमारे देश में मिल पाया भी जाता है, लेकिन सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अच्छा क्यों नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम कहाँ से करेंगे। तो राजस्थान और गुजरात के अंदर, राजस्थान एंड गुजरात हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, यानी विंड और सोलर एनर्जी का राजस्थान और गुजरात के अंदर भंडार हैं, लेकिन वहाँ पर उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट डेफिनेशन। नंबर 2 होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड का मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन फिर क्या दिक्कत है, टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो डेवलप धरे के धरे रह जाएंगे। भाई डेवलप्ड का मतलब क्या है, जो है क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी, सर्वे भी हो चुका है, यानी कि रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड डेवलप्ड। पूरा लिख देते हैं, आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज, आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। ध्यान रखना क्या कहा मैंने, वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है और ये भी पता किया जा चुका है कि कितनी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वांटिटी है। भाई जैसे कोल है, कोयला है, कोयले में एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, पीट है, लिग्नाइट ऊपर आ जाएगा, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस और बीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। तो क्वालिटी 4 तरह की क्वालिटी सपोज कोल की होती है। तो कह दिया साहब हम कोल का सर्वे कर चुके हैं, यहाँ पर कोल की माइंस निकल सकती है। क्वालिटी का ये पता कर लिया कि एंथ्रासाइट निकलेगा या फिर पीट निकलेगा या फिर लिग्नाइट निकलेगा, पीट निकलेगा या बिटुमिनस निकलेगा, कोई सब निकलेगा। क्वालिटी का भी पता किया जा चुका है, क्वांटिटी का भी पता किया जा चुका है कि 50,000 टन निकलेगा, वो भी पता चल, मशीनरी से लगभग आइडिया हो जाता है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का पता चल गया है, उसे बोला जाता है डेवलप्ड, यानी सर्वे हो चुका है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का भी पता किया जा चुका है, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। बस प्रोसेस शुरू है, काम चल रहा है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज एंड कोल रिसोर्सेज, ये 2 इसके अंदर आते हैं, बेस्ट एग्जांपल हैं। अगला इसी का नंबर 3 है, वो है स्टॉक। स्टॉक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स और रिजर्व्स। थोड़े ऐसे दिखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन है बहुत ईजी, इसका एग्जाम्पल बड़ा है बस।
लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है, ईजी लैंग्वेज में है, बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया गया है, वही है। देखो ध्यान से पढ़ो, पहले स्टॉक देखना चाहेंगे। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ध्यान रखना, वह मटेरियल्स जो हमें इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि जो हमें पर्यावरण से जो मिल रहे हैं वो हैं, और जो हमें सेटिस्फाई भी करता है ह्यूमन नीड्स को, बट लेकिन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एक्सेस दैम आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। लेकिन जो ह्यूमन नीड्स की है, अगर ये ढंग से इनका यूज हो जाए, मटेरियल्स हमारे खूब हैं, स्टॉक का मतलब होता है भंडार, भंडार तो गणे ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि जो मटेरियल्स आर इन्वायरमेंट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, जो बेसिक नीड्स को, ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट फुलफिल करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, टेक्नोलॉजी एक्सेस दैम, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से ये जो है जो स्टॉक है वो स्टॉक का स्टॉक ही रह गया। जैसे एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। आपको पता है वाटर का मतलब होता है H2O, जल, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, अपन क्लास 8, 7, 9 से पढ़ते आ रहे हो आप। इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, साइंस पढ़ते हैं अपन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही बात है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। तो वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो पानी है वो 2 गैसों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत बड़ा रिच, मतलब कहते हैं ना आने वाले टाइम में कह भी रहेंगे हाइड्रोजन एक ऑप्शन होगा एनर्जी का, गैस का, पेट्रोल डीजल की जगह। तो वही चीज़ है कि ये बहुत बड़ा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रोजन को अगर अलग कर लिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, बट वी डू नॉट हैव टू रिक्वायर टेक्निकल नाउ हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम टेक्निकल नाउ हाउ का मतलब कैसे करें, कैसे जाने, जान नहीं है, पहचान नहीं है, कैसे जाने कैसे करें, नाउ हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज। लेकिन इस पर्पज के लिए इसको कैसे यूज करें, यह टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास में नहीं है, ये एक दिक्कत है। स्टॉक तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स, दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का एक सबसेट है वैसे तो, लेकिन अलग से अगर देखा जाए तो विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नाउ हाउ बट देयर प्रॉपर यूज हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर नीड्स। ये क्या होता है रिजर्व, समझते हो आप? ये वैसे तो सबसेट इसी का सब एक पार्ट है, लेकिन ये हैं वो कि रिजर्व्स हैं, हमें पता भी यूज कैसे करना है, लेकिन हम इसको यूज कर नहीं रहे, इसको हमने पोस्टपोन कर रखा है। पोस्टपोन का मतलब होता है फिलहाल थोड़े दिन के लिए रोक रखा है, क्योंकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी तो बचा के रखना है, तो इसको हमने रोक रखा है ताकि भावी पीढ़ियां आने वाली कभी ऐसी नौबत आ जाए तो फिर इनका यूज कर सकें। जैसे कि फॉरेस्ट रिजर्व है, जो अपने फॉरेस्ट सेंचुरी बना रखी होती है ना, बट सेंचुरी कि ये अभ्यारण्य से बोलते हैं अपन, वो सेंचुरियाँ बहुत ज़मीन में फैली हुई है, अपन ने वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई खेतीबाड़ी कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसको हम चाहें तो वहाँ पर उसकी माइनिंग भी कर सकते हैं, खुदाई भी कर सकते हैं, बहुत भयंकर तरीके से वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी क्या नौबत आ गई, अभी तो जहाँ अवेलेबल है वहाँ से खोजा जाए, वहाँ पर माइनिंग की जाए, वहाँ से कुछ पैदा किया जाए, वो तो फाइनल की नौबत आ गई तब जाके यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल हमने उसको पोस्टपोन कर रखा है। फॉरेस्ट रिजर्व या आयरन और रिजर्व से जितने भी होते हैं लोहे वाली, ये सब के सब उन्हें फिलहाल रोक रखे हैं, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। आज ही खत्म करके बैठ जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्टॉक में रिजर्व में कोई खास फर्क नहीं है, स्टॉक तो वो है, रिजर्व का वैसे फ़र्क तो है ही। स्टॉक तो वो है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी का अभाव है, इस वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे, ठीक है, वरना अगर होता तो सही बैठ जाता, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और रिजर्व आप समझ गए कि हमारे को पता है, लेकिन हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ रखा है। फिर आप सोचेंगे कि डेवलप्ड के अंदर ये हैं कि सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चल चुका है, बस काम शुरू होने वाला है। इसमें बहुत फ़र्क है। और ये तो पोटेंशियल तो आप जानते ही हो, ये होता है कि विच फॉन्ड रीजन हमारे देश में, लेकिन यूटिलाइज सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी, इसमें ऐसा मत सोचना कि इसमें और स्टॉक में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है। यहाँ तो है कि हमारे को पता है कि हमारे रिसोर्स का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है, यूटिलाइज सही नहीं करी जनता, ठीक है। बाकी यहाँ स्टॉक में तो ये है कि है बट टेक्नोलॉजी है ही नहीं बिल्कुल ही, वरना कर रहे थे काम। और रिजर्व तो आप समझ गए जो फ्यूचर प्लान के लिए छोड़ रखा है। ये सब बातें कर रहे हैं, तो अब देखो फिर भी अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जनता है, खूब सारे लोग ग्रीडी हैं, लालची लोग हैं,
वो हमारे रिसोर्सेज का भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बेसिकली 3 प्रॉब्लम जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन सा बना दिया है, अलग से लिखना इसको, कि ह्यूमन बीइंग यूज द इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या कर रही है कि इन रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज लिख सकते हो, रिसोर्सेज लिख सकते हो, रिसोर्सेज को बहुत भयंकर तरीके से, अलग तरीके से यूज़ करती है इसको इनडिस्क्रिमिनेटली। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है भाई? खूब लालची लोग हैं, वो लालची लोग एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देश कंट्री को भी नुकसान, उनको सिर्फ लालची, उनका पैसा चाहिए और कोई मतलब नहीं देश से, कंट्री से, इन्वायरमेंट से। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है उनका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है, इस वजह से ह्यूमन बींग्स के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो 3 प्रॉब्लम है। पहली कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड में लालची ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। खूब सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लालच, ऐसे ग्रिडी स्वभाव के हैं, इस वजह से वो नुकसान पहुंचा, रिसोर्सेज का भयंकर तरीके से जो है वो खपत हो रही है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ जाओ आप। मैं बता दूं आपको, आज हमारे देश के अंदर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये कुछ सिलेक्टेड कंपनियां ही हैं जो राज करी है प्रदेश के ऊपर। कोई मतलब जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, रिसोर्सेज जो है वो इन फ्यू हैंड्स की कुछ कंपनियों के हाथ में ही है। ये चाय जो कर सकती है इतनी बड़ी कंपनियां हैं। कोई भी छोटी कंपनी उभरती है, उस पूरी कंपनी को जड़ से खरीद लेते हैं, ये पूरी एज कंपनी को ही खरीद लेते हैं, फिर उसको उसके अंडर में काम करना पड़ता है। तो यानी कि कुछ के हाथों में ही रिसोर्सेज पहुंच गया, ये भी एक नुकसान है। इस वजह से अमीर तो अमीर होते चले गए, क्योंकि अपनी मनमर्जी करेंगे भाई, सामने कॉम्पिटिटर नहीं है, कंपटीशन करने वाला है ही नहीं, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये बड़ा कारण है कि रिसोर्सेज ऑफ फ्यू हैंड्स के हाथों में ही है। accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segment। यही कारण है जो पूरी हमारी सोसाइटी 2 सेगमेंट में, 2 टुकड़ों में बट गई है। क्या? हैव्स एंड हैव नॉट्स, या फिर रिच एंड पुअर। दोनों बातें, एक के पास में तो है या नहीं है, या फिर रिच यानी धनवान, या फिर गरीब। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। रिच और पुअर के बारे में, रिच और पुअर 2 कैटेगरी में समाज बट गया है इस फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज को फ्यू हैंड्स, कुछ के हाथों में होने की वजह से। फिर है तीसरा, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, आप ले सकते हो लैंड डिग्रेडेशन भी ले सकते हो, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। ये भी सब कुछ जो है इसी वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अर्थ पे कितना टेम्परेचर बढ़ गया आजकल। कुछ ज़माने में कहते हैं कि 25-30 टेम्परेचर हो जाता, वो भी ज़्यादा था, आजकल 50+ जाने लग गया है, 55-60 तक पहुंचने लग गया, वो कुछ बातें बताई नहीं जाती। तो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, आप देखा होगा ओजोन लेयर में छेद बढ़ता जा रहा है, इस वजह से आने वाले टाइम में कहते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भयंकर हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गई, इतने गाड़ी घोड़े चलेंगे, इतना मशीनरी काम करेगी। और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो है भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रिसोर्स का यूज़ करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब मरुस्थल बनते जा रही ज़मीन, फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, ये भी कारण है। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो अब हमें डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए? अब हमें डेवलपमेंट करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? वो डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखे और किसी भी तरह का हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब ना करे, वो यानी कि ये अलग से हेडिंग लगाना। देखो ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है, अब अलग से हेडिंग लगानी है कि अब हमें कैसे डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो देखो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से एज इट इज आपको याद करनी है, बिल्कुल फिक्स दिमाग फिट हो जानी चाहिए कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करे, एक चीज़। दूसरी, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट शुड नॉट भी, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट को आप फ्यूचर की बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है, प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर मतलब हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ में छेड़खानी या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर उनको भी तो कुछ बताना है कि उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना है।
तो प्रेजेंट ऐसा नहीं सिर्फ प्रेजेंट को देखते हुए काम कर रहे हो, तो प्रेजेंट को देखते हुए काम करना, लेकिन फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मीटिंग्स रखेंगे। तो इंटरनेशनल रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर मीटिंग्स रखेंगे, वो सब बातें पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से। वो सब बातें अपन करने वाले हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज अपने बहुत तगड़ी क्लास ली है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास हो जाएगी। शुरुआत के अंदर अपने पूरा चार्ट बनाया, रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ी, फिर पूरा चार्ट बनाया, 4 बेसिस पूरे के पूरे पढ़े अपने, चारों बेसिस आपको भी याद हो जाने चाहिए। बेसिस रिसोर्सेज के बेसिस पढ़े अपने। रिसोर्सेज सबसे पहले ओरिजिन पढ़ा, एग्जॉस्टेबिलिटी पढ़ी, ओनरशिप पढ़ी, है ना। उसके बाद में स्टॉक ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा। चारों के 4 टाइप थे, उनका एक एक का पोस्टमार्टम कर दिया विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमने कुछ ये देखा था कि जो ग्रेडी लोग्स हैं, जो लालची लोग हैं, वो रिसोर्सेज का भयंकर तरीके से जो है कहते हैं ना कि अलग तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे सामने। 3 प्रॉब्लम पड़ी। इस प्रॉब्लम का समाधान सोल्यूशन क्या रहेगा? तो सोल्यूशन साहब ये रहेगा कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसके लिए हम कुछ मीटिंग्स रखेंगे, इंटरनेशनल मीटिंग रखेंगे अपन ब्राज़ील शहर के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर। वहाँ पर जो कि अर्थ का सबसे कहते हैं ना फर्स्ट अर्थ समिट था वर्ल्ड का, ठीक है। वो भी अपन कल बात करेंगे, ज़बरदस्त टॉपिक है। तो वो सब करना ज़रूरी है तब, वरना तो फिर आने वाले टाइम में फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो आई थिंक आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और मेरे साथ के साथ नोट भी कर लिया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, ओके।